नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अपन ने अभी तक अपक्षय के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कि विघटन और विनियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय का निम्न रूप में विभाजन किया जा सकता है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। इसके 5 भाग हैं। ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। दूसरा, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। तीसरा, तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। और चौथा है ताप तथा वायु के कारण अवदलन। पांचवा, दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का टूटना। इसके बाद दूसरा है रासायनिक अपक्षय। इसमें अपन पढ़ेंगे पहला, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनीकरण। दूसरा, कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन। तीसरा, सिलिका का पृथकीकरण या डीसिलिकेशन। चौथा, जल योजन या हाइड्रेशन। अब जो इसका अगला भाग है वो है प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय में अपन पढ़ेंगे पहला, वनस्पतिक अपक्षय। दूसरा, जैविक अपक्षय। और तीसरा, मानव अपक्षय। अब यांत्रिक अपक्षय के विषय में अपन विस्तार से बात करेंगे। यांत्रिक अपक्षय में सूर्य ताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, परंतु इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना पिघलना तथा गुरुत्वाकर्षण का भी सहयोग रहता है। यांत्रिक अपक्षय का निम्न रूपों में उल्लेख किया जा सकता है। पहला है ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। कई विद्वानों ने चट्टानों की कई ऐसी किस्मों का पता लगाया है जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानों, खासकर शैल तथा बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। इसमें चट्टानों के कण एक दूसरे से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पतली सतह द्वारा अलग रहते हैं, जिस कारण ताप का प्रभाव नहीं हो पाता। इसके विपरीत रवेदार चट्टानों में विभिन्न कण एक दूसरे से संगठित होने तथा ताप के बढ़ने से प्रत्येक कण फैलता है तथा तापहास के कारण उनमें सिकुड़न होती है। इसका उन्होंने उदाहरण है कि ग्रेनाइट चट्टान की परत का ताप 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो प्रति 30 से 48 यानी 48 मीटर की दूरी पर 2.54 सेंटीमीटर का ग्रेनाइट की परत में क्षैतीय विस्तार हो जाता है। अगर उतना ही ताप घटा दिया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी का ह्रास हो जाता है। इसके विपरीत ब्लैक वेंडर नामक विद्वान ने 1925 ईस्वी में ग्रेनाइट के टुकड़े का ताप 200 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उन्हें गर्म तेल में छोड़ा, परंतु प्रयोग के आधार पर ज्ञात हुआ कि ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट पर अचानक ताप की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीस महोदय ने एक लंबे प्रयोग के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष की ही प्राप्ति की। तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव तथा संकुचन द्वारा विघटन कार्य उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक संपन्न होता है। इन स्थानों पर रेत कणों की अधिकता के कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों का खुला हुआ भाग या नग्न भाग दिन में अधिक ताप के कारण तप्त हो जाता है, जिस कारण उसकी बाह्य परत में फैलाव होने लगता है। रात के समय विपरीत दिशा होती है। विपरीत दशा होने के कारण तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिस कारण चट्टान में शीतलन होने लगता है और उसके कारण बाहरी परत में संकुचन होने लगता है। इस प्रकार चट्टानों के तप्त होने तथा शीतल होने की क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण चट्टानों में बराबर फैलाव तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण उनमें तनाव या खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस क्रमिक फैलाव एवं संकुचन के कारण चट्टानों में समानांतर जोड़ या संधियों का विकास हो जाता है। इस संधियों के सहारे चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती हैं। इस क्रिया को बड़े टुकड़ों में विघटन की क्रिया कहते हैं। अब है दूसरा, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन।
ये जो भाग है, ये जो विघटन है, ये मरुस्थलीय भागों में होता है, शुष्क मरुस्थलीय भागों में। ये उन शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों में टूटकर बिखरने की क्रिया अधिक प्रचलित होती है। कई ऐसी परतदार एवं आग्नेय चट्टानें होती हैं जो बड़े बड़े कणों वाली होती हैं तथा उनमें उनके खनिजों एवं रंगों में पर्याप्त विभेदन होता है। जहाँ पर किसी चट्टान की विशेष संरचना कई विभिन्न रंगों द्वारा हुई होती है, वहाँ उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। यानी हर रंग में ताप ग्रहण करने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार एक ही चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा शोषित या अवशोषित होती है। फलस्वरूप उनका फैलाव भी अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग मात्रा में फैला होता है। इस तरह रात के समय तापक्रम में कमी के कारण उन चट्टानों के विभिन्न भागों में संकुचन की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब जैसा उनका जो है फैलाव है, उसी प्रकार उनका संकुचन भी होगा विभिन्न विभिन्न रंगों के कारण। नतीजा यह होता है कि चट्टान विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया घटित होते समय विचित्र प्रकार की आवाज़ें होती है, जिस कारण ये चट्टानें जो हैं वो छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है, क्योंकि उनमें विभिन्न कण जो हैं वो अलग अलग कलर में होते हैं। और इस प्रकार ये जो कलर संकुचन और उनका क्या हो रहा है, फैलाव और संकुचन की लगातार क्रिया की वजह से वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाती हैं। तीसरा पॉइंट, वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूटकर बिखरना। गर्म प्रदेशों में जहां पर ताप अधिक होता है, इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। ग्रीस महोदय ने तापीय अंतर के प्रभाव के समय अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक जल के छींटे पड़ते हैं तो उनमें चटकने आ जाती हैं। चट्टानों पर तापीय अंतर के परिणाम को ज्ञात करने के लिए ग्रीस महोदय ने विद्युत हीटर तथा ठंडे पवन का सहारा लिया। सर्वप्रथम उन्होंने ग्रेनाइट की चट्टान को 110 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाया तथा इसे कम कर दिया। बाद में तापक्रम के बढ़ने तथा घटने की क्रिया को ग्रीस ने इतनी बार दोहराया जितना कि प्राय 224 वर्षों में प्राकृतिक ढंग से संभव हो सकता था, परंतु इस तापीय अंतर का ग्रेनाइट की चट्टान के ऊपर कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। परंतु ग्रीस ने इसे 2.5 वर्ष के लिए दोहराया तथा चट्टान को शीतल करने के लिए ताप को घटाने की अपेक्षा ठंडी वायु या ठंडे पानी के छींटे का प्रयोग किया। फलस्वरूप चट्टानों में चटकने उत्पन्न हो गई। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चट्टानों की ये चटकने जल के साथ मिले ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के रासायनिक प्रभाव के कारण हुई है। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि सूर्य ताप के द्वारा तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता से चटकने पड़ जाती है तथा चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। इस क्रिया को एक और उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे शीशे को तप्त चिमनी पर जब जल के छींटे मारे जाएं तो शीशा जोरों से चटकने कर टूट जाता है। रेगिस्तानी भागों में अचानक वृष्टि के कारण यह क्रिया अधिक रूप से संपादित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में इस क्रिया के कारण चट्टानों का बिखरना सामान्य घटना है। चौथा, तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित होता है। इसके अलावा उच्च पर्वतों के ऊपरी भाग पर भी यह क्रिया अधिक सक्रिय होती है। वास्तव में यह क्रिया उन स्थानों में अधिक क्रियाशील होती है जहाँ पर जल का जमना तथा पिघलना क्रम से एक दूसरे के बाद घटित होता है। तुषारपात की क्रिया का संपादन 2 रूपों में होता है। प्रथम तो चट्टानों के कणों के अंदर स्थित जल के जमने तथा पिघलने से, तथा दूसरे चट्टानों की दराजों में स्थित जल के द्वारा। चट्टानों के कणों के अंदर स्थित जल
के जमने तथा पिघलने से तथा दूसरे चट्टानों की दराजों में स्थित जल के द्वारा। चट्टानों के संगठन का प्रभाव इस प्रकार के यांत्रिक अपक्षय पर अधिक होता है। यही कारण है कि अधिक सशक्त तथा संगठित रवेदार ग्रेनाइट चट्टानों में रिक्त स्थान की कमी के कारण जल के संचयन की संभावना कम रहती है। अतः ग्रेनाइट चट्टान तुषारपात द्वारा कम प्रभावित होती है। वैसे ग्रेनाइट में भी कुछ कणों में जल रखने की क्षमता होती है। इसके विपरीत परतदार शैल जो रंध्रयुक्त होती है, जल के जमने तथा पिघलने से सर्वाधिक प्रभावित होती है। बालू का पत्थर तथा शैल आदि चट्टानें इस क्रिया के कारण शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। प्रथम प्रकार के विघटन में चट्टानों के कणों के अंदर जल समाविष्ट हो जाता है। रात के समय यह जल जमकर बर्फ बन जाता है तथा दिन में पिघलकर तरल हो जाता है। इस क्रिया के पुनरावृत्ति के कारण चट्टान विशेष के कणों में दबाव तथा तनाव होने से चट्टानों का छोटे छोटे कणों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। यह क्रिया मंथर गति से होती है तथा इसका प्रभाव नगण्य होता है। इसके विपरीत दूसरी क्रिया के अंतर्गत चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र तथा दराज होती हैं जिनमें जल एकत्र हो जाता है। दिन के समय जल का समावेश इन रिक्त स्थानों में हो जाता है तथा रात के समय ताप की कमी होने के तथा उसके हिमांक बिंदु के प्राप्त हो जाने के बाद रिक्त स्थानों में स्थित जल जमकर बर्फ के रूप में ठोस हो जाता है। फलस्वरूप उनके आयतन में विस्तार हो जाता है, क्योंकि साधारण नियम के अनुसार जब जल जमकर ठोस हो जाता है तो उसके आयतन में 10% का विस्तार हो जाता है। आयतन में विस्तार के कारण चट्टानों पर प्रति वर्ग फुट पर 150 टन का दबाव पड़ता है, जिस कारण चट्टानों में खासकर दराजों में विस्तार होने लगता है। दिन के समय ताप वृद्धि के कारण बर्फ पिघलकर जल का रूप धारण कर लेती है, जिससे उसके आयतन में कमी हो जाती है। फलस्वरूप दराजों में संकुचन होने लगता है। इस क्रिया के क्रम में पुनरावृत्ति के कारण चट्टानों के दराजों में फैलाव तथा संकुचन रहता है, जिस कारण चट्टान निहायत कमज़ोर हो जाती हैं। उसमें विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होने लगते हैं। यह क्रिया उच्च पर्वतीय भागों में घटित होती है, जो चट्टानों के टुकड़े गुरुत्व शक्ति के कारण नीचे ढाल की ओर सरकने लगते हैं, जिससे भूमि सर्पण कहते हैं। तथा पर्वतों के नीचे निचले भाग पर जब इनका ढेर के रूप में संचयन हो जाता है तो उसे टालस कहते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि उपरोक्त क्रिया के फलस्वरूप 7 मीटर ऊंची चट्टान के नीचे लगभग 0.6 मीटर ऊंचा मलबा या टालस ढेर संचित हो जाता है। वायु तथा त्वचा द्वारा अवदलन, ये पांचवा जो पॉइंट है यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत, वो वायु तथा त्वचा द्वारा अवदलन। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों में सकेंद्रीय परत तथा क्षैतिज परतों का बिलगाव होता रहता है। इसे अवदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। यह क्रिया प्राय रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती हैं। उष्ण रेगिस्तानी भागों में तापीय भिन्नता के कारण, अर्थात रात के समय कम ताप तथा सुबह के समय अत्यधिक ताप रात के कारण कम ताप के कारण चट्टानों में ताप संकुचन तथा दिन में अधिक ताप के कारण फैलाव होने से चट्टानों की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग तथा निचले वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म होते हैं तो फ्लैकिंग की क्रिया होती है। जिन चट्टानों में तापीय चालकता कम होती है उनमें दिन में सौरिक विकिरण का प्रवेश कुछ सेंटीमीटर तक ही हो पाता है। इस तरह शेल के ऊपरी आवरण, जो कि गर्म होने के कारण अधिक फैलती है, तथा उसके निचली शेल जो सौरिक विकिरण तरंगों के प्रविष्ट न होने से प्रभावित नहीं होती हैं, के प्रसार की भिन्नता के कारण ऊपरी आवरण में फ्लैकिंग प्रारंभ हो जाती है तथा शेल चादर अलग हो जाती हैं। वेगवान वायु के संपर्क में आने से ढीली परतें चट्टानों से अलग होती रहती हैं। इस प्रकार चट्टानें क्रमशः धीरे धीरे नग्न होती जाती हैं। यह क्रिया उसी प्रकार घटित होती है जैसी कि फल से छिलका उतर आ जाता है। यह प्रक्रिया इतनी मंथर गति से होती है कि इसका अवलोकन नहीं हो पाता।
परतों के इस प्रकार उधेड़ने का कार्य ऊपर उठी चट्टानों, छोटी छोटी पहाड़ियों तथा चोटियों पर अधिक होता है। रांची शहर के पास ककी गुंबद अपदलन अपक्षय का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे ओगेनियन अपक्षय सॉरी ओनियन अपक्षय कहते हैं, या प्याज वाला जो है, जैसे प्याज की जो ऊपरी जैसे परतें निकाली जा सकती हैं वैसे। छठा और अंतिम, दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दबाव तथा ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है। परंतु ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन द्वारा लोप हो जाता है तो यह दबी चट्टानें ऊपर द्वारा दृष्टिगत होती हैं। फलस्वरूप उनमें यह दबाव हट जाता है। इस कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तथा विघटन एवं अपदलन प्रारंभ हो जाता है। चट्टानों के ऊपरी भाग में चटकन लंबवत होती हैं। इसे चादरी विभाजन कहते हैं। इस प्रकार जब चट्टानें दाब मुक्त होती हैं तो ये क्या है, अपक्षय को तीव्र कर देती है। आज के लिए इतना ही।